हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। दिस इज़ जीवन जायसवाल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो प्रमुख वैश्विक संगठन, जो कि हम लोग 21 डेज चैलेंज को बात कर रहे हैं, जिस पर हम लोग सेकंड डे पर आज हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह वैश्विक संगठन पर है और यह आज का दूसरा दिन है। 21 डेज चैलेंज में दूसरा दिन है। हमारा जो 21 डेज कार्यक्रम है अलग अलग टॉपिक को लेकर के आएंगे, अलग अलग मुद्दे को लेकर के आएंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बेसिक एक तरह से आपका स्ट्रांग हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इस पर बने रहें बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं सार्क। सार्क एक ऐसा संगठन है जिसमें देख सकते हैं सार्क, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आप इसके जो कि फुल फॉर्म को देख सकते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी ज़रूरी है। सार्क मतलब होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब क्या होगा, रीजनल कोऑपरेशन की बात कर रहा है। रीजनल मतलब क्षेत्रीय संगठन की बात कर रहा है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन मतलब एसोसिएशन मतलब संघ होता है, साउथ एशियन मतलब साउथ एशिया का होता है। ठीक है, तो साउथ एशिया का एक क्षेत्रीय संगठन होगा। क्लियर? सो दैट इज द सार्क। ठीक है, तो सार्क एक साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वह कहाँ पर है? काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू। काठमांडू जो कि नेपाल में है। ठीक है, याद रखिएगा, नेपाल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। यह सार्क जो है कि भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके द्वारा उनके एक तरह संगठित होकर के इसका निर्माण किया गया था और यह साउथ एशिया में है, इसलिए बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सार्क के द्वारा सहयोग करके मिल करके सार्क संगठन के द्वारा एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण इनोवेशन किया गया था और जो कि भारत महत्वपूर्ण रूप से इसमें प्रयासरत रहा है। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या किया था, एक सैटेलाइट की छोड़ा था, सैटेलाइट जो कि भारत के द्वारा छोड़ा गया था, जिसे हम नाविक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते थे? नाविक। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद इसके क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक जो क्षेत्रीय है एक तरह से उसको बढ़ावा देना था, शक्ति का बढ़ावा देना था, आर्थिक आयाम को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो ये सारे इसका उद्देश्य है। इसके अलावा देख सकते हैं एनडीबी। एनडीबी मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? ब्रिक्स बैंक। तो ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है और ब्रिक्स में अलग अलग इसमें है, देख सकते हैं। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस तरह से 5 कंट्रीज हैं जिसके द्वारा ब्रिक्स की स्थापना की गई है। ब्रिक्स को ही ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, एनडीबी को। तो एनडीबी या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स के द्वारा किया गया था, याद रखना है इसको। ठीक है, ब्रिक्स के द्वारा, ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा एनडीबी की स्थापना की गई है। ओके, आप इस तरह से देख सकते हैं इसे। इसका जो मुख्यालय है, वह हेडक्वार्टर है, वह शंघाई में है। कहाँ पर है? शंघाई। तो शंघाई कहाँ पर है? याद रखना है आपको, चाइना। ठीक है, शंघाई कहाँ पर है? चाइना। तो शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ओके, ये क्लियर हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं आसियान। आसियान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन क्या होता है? देखिए, एसोसिएशन, यहाँ पर देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इस तरह से इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। मतलब हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया का राष्ट्र जो कि एसोसिएशन में है, संगठन में है। तो इस तरह से जो इसमें संगठन में है। ठीक है, इसके 10 देश हैं। टोटल कितने हैं? 10 देशों का समूह है और 10 देशों में भारत नहीं है। ठीक है, इन 10 देशों में इंडिया इज नॉट अ पार्टनर। ओके, क्लियर? सो इंडिया इज नॉट अ पार्टनर, तो इसका पार्टनर कंट्रीज नहीं है इंडिया। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक ऐसा समूह जिसमें 10 प्रमुख देश हैं, जिसमें भारत नहीं है इसका संगठन में, इस संगठन में, साथ ही साथ चाइना भी इसमें पार्ट नहीं है, तो याद रखेंगे। इसके बाद है नाटो। नाटो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, एक याद है, इसमें आप लोग बताएंगे कि एक इंटरपोल क्या होता है। इंटरपोल में बताएंगे, इंटरपोल। इंटरपोल इसका हेडक्वार्टर बताइए। इंटरपोल। इंटरपोल, आप लोगों के पास 30 सेकंड का समय है। इंटरपोल, ठीक है, इंटरपोल यह एक तरह से पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरपोल क्या है? एक क्रिमिनल क्राइम से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसको आप बताएंगे कि यह, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर अवस्थित है। हेडक्वार्टर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखिए नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं, यह 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्या हुआ था कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके पश्चात में, उसके बाद में भी 1945 के द्वितीय विश्व वार हो गया, वर्ल्ड वार हो गया था, उसके कंप्लीट होने के बाद में एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। वैश्विक समूह 2 गुटों में बढ़ गया और उसमें से एक जो गुट था वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की अमेरिका के नेतृत्व में, और यही क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करता है नाटो, जो कि बहुत ही एक तरह से सैन्य संगठन माना जाता है इसे, जिसमें भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, याद रखना है इसमें भी क्या है, इंडिया इज़ ए नॉट अ पार्टनर। ठीक है, यह इंडिया इसका पार्टनर नहीं रहा है, इसीलिए गुट निरपेक्षता की नीति को पालन करता है भारत। ठीक है, और नेहरू ने क्या करना चाहा, नाटो में अपना सदस्यता नहीं ली और ना ही वो क्या करना चाहे, इसमें पूरी तरह से भागीदारी लेने के किसी प्रकार के प्रयास नहीं किया। ठीक है, ना ही रशिया के साथ दिया। इसलिए क्या हुआ कि हमारा जो इंडिया था गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया, एक नए तरीके से नए और पिछड़े हुए वर्गों को लेकर के अपने साथ में आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा G8 कंट्रीज़, ग्रुप 8 कंट्रीज़ क्या होता है। ग्रुप 8 कंट्रीज़ मतलब इसमें 8 कंट्रीज़ हैं, टोटल कितने हैं, 8 मेंबर्स। इसमें ऐसे औद्योगिकृत देश जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर एक तरह से बहुत अच्छे भागीदारी निभाते हैं, जो कि GDP में अपने आर्थिक भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं G8 कंट्रीज़। क्लियर। सो इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हो जाएंगे, G8 कंट्रीज़ में टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। देखिए इसमें अमेरिका, ठीक है, कनाडा, आप इस साइड से देखेंगे तब अमेरिका कनाडा हो जाएगा। यूरोप में आप 4 कंट्रीज़ को देख सकते हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है, इटली है और जर्मनी है। तो 4 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, यूरोप में हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख सकते हो एशिया में 2 कंट्रीज़ हैं। एशिया में 2 कंट्रीज़ में आपका आ जाएंगे जापान है और रसिया है। याद रखिएगा, इस तरह से कितना हो गया, टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। और 8 कंट्रीज़ में वर्तमान में देखोगे तो ये जो रसिया है वह रसिया वर्तमान में नहीं है, इसको क्या सस्पेंडेड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से टोटल कितने हैं, 7 कंट्रीज़ इसके मेंबर में वर्तमान में देखने को मिलेंगे। क्लियर। सो ये G8 इस तरह से कंट्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं। इसको एक महत्वपूर्ण है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ से रिलेटेड वर्क करती हैं, पूरे भी वैश्विक तौर पर इसको देखने का करती है। जो वर्तमान में कोविशील्ड या कोरोना से संबंधित जितने भी हैं वे कार्य, दिशा निर्देश देने का जो कार्य करती है, ये सारे क्या कर रही हैं, WHO के द्वारा की जाती है। कोरोना से संबंधित जितने भी हैं, महामारी से संबंधित जो गाइडलाइन जारी करने का कार्य जो करती हैं, वे सारे क्या करती हैं, WHO के द्वारा किया जाता है। विभिन्न देशों के, इनके जो देश होते हैं, इसमें शामिल देश होते हैं, उन सारे को गाइडलाइन प्रोवाइड करती है वैश्विक तौर पर। क्लियर। सो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वह जेनेवा में है। कहाँ पर होगा, जेनेवा। तो जेनेवा में स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में जेनेवा है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। ठीक, तो स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो ये स्विट्जरलैंड में जेनेवा है, इसको याद रखने के। क्लियर। तो एक तरह से इंपॉर्टेंट है। वीपो क्या होता है, देखिए इसके पहले मैं एक छोटा सा टास्क आप लोगों को और देना चाहूँगा। WTO क्या है, WTO का इसका मुख्यालय, WTO जो कि ट्रेड और बैलेंस से संबंधित है। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड यह कार्य करती है, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। वैश्विक तौर पर ट्रेड को एक तरह से रेगुलेट करने का जो कार्य है वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, विश्व व्यापार संगठन की का है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, क्या होगा। नेक्स्ट देखें, यस, वीपो जो होगा वह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का रेगुलेशन का कार्य जो करती है वो इसी के द्वारा किया जाता है वैश्विक तौर पर। किसी भी वस्तु को क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी वस्तु को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिया जाना होता है, उसको देने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है एक वैश्विक तौर पर। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी उत्पाद को उसको स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी दूसरा व्यक्ति उस उत्पाद को नहीं बना सकता है, उसी तरह से उत्पाद है, उसी से रिलेटेड उत्पाद होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस तरह से किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर होगा वह जिनेवा में है। कहाँ पर है, जिनेवा। तो जिनेवा में ही इसका हेडक्वार्टर है जो कि स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। तो ये वीपो हो जाएगा। क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इसके बाद आप देख सकते हो WMO। ठीक है, WMO को याद रखिए। WMO क्या होता है,
देखिए WMO का मतलब होगा वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से मौसम विज्ञान से संबंधित यह देख रेख का काम करती है, रेगुलेशन की बॉडी है एक तरह से। वैश्विक तौर पर किसी प्रकार की भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, कई प्रकार की घटनाएं होती रहती है, बाढ़ होता रहता है, सूखा होता रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ये मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वह विशेष तौर पर के यह कार्य करती है, ठीक है। तो हर प्रकार की गतिविधियों को पूर्वानुमान करती है और वैश्विक तौर पर इसका सूचना देती है। तो यह इस प्रकार से एक तरह से गवर्निंग बॉडी है। क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा में है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? जेनेवा। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। वैश्विक तौर पर देखा जाए तो जेनेवा में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ILO, देखो ILO ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को एक छोटा सा टास्क है, उसको भी देखिए। इसमें IMF क्या होता है? IMF का जो है हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, इसको आप बताएं। IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसका जो फुल फॉर्म होगा क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि इसकी स्थापना के संदर्भ में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना जो कि कहाँ पर की गई है, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसको बताएं। नेक्स्ट आप देखेंगे ILO जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके द्वारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं ILO, ठीक है। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब श्रम से संबंधित जो कार्य है, वह गतिविधि का कार्य जो करती है वह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का करती है। यह एक वैश्विक संगठन है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार की किसी भी समय में वह वर्क आवर में कमी या ज़्यादा हुआ, उस पर यह रेगुलेशन का कार्य करने वाली है, वह बॉडी है, वह निर्धारित करती है, कार्य के घंटे निर्धारित करने वाली यह संस्था है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है इंपॉर्टेंट है ILO, ठीक है। यह जो इसका हेडक्वार्टर है लियोन में है, फ्रांस में, फ्रांस के लियोन में, ठीक है। लियोन सिटी, तो लियोन सिटी में है, ठीक है। लियोन सिटी में, लियोन में, फ्रांस के लियोन में इसकी स्थापना इसमें 1919 में की गई थी। कब किया गया है? 1919 में, याद रखिएगा। क्लियर है? उसी तरह से ओपेक हो जाएगा। ओपेक एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ओपेक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ मतलब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? पेट्रोल को एक्सपोर्ट करता है। मतलब कहाँ पर होगा? ऐसे संगठन जो कि सिर्फ पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ होंगे, उन सारे लोगों का संगठन, उन सारे देशों का क्या होगा? संगठन होगा। ऐसे संगठन कहाँ पर मिलेंगे? देखो, ऐसा संगठन खाड़ी प्रदेशों में मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 13 कंट्रीज़। टोटल कितने हैं? 13 कंट्रीज़ हैं जो कि इस तरह से इसमें शामिल हैं। और इसका स्थापना किया गया था बगदाद में किया गया था, ठीक है। कहाँ पर? बगदाद में। तो बगदाद में इसकी स्थापना किया गया था, इराक में बगदाद है, और यहाँ पर स्थापित किया गया था इस संगठन का। और इसका जो मुख्यालय है वह आपकी कहाँ पर है? वियना या ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया में कहाँ पर है? वियना में इसका स्थापित किया गया है ओपेक कंट्रीज़ को, ठीक है। इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक मुझे फुल फॉर्म बताएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म क्या होता है बताएंगे। बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक इस तरह से हो जाएगा। बिम्स्टेक BIMSTEC, ठीक है। BIMSTEC। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बताएं लिख करके क्या होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, इसके अलावा हम लोग और भी सेक्शन को बात करेंगे। यह जो टॉपिक है वह सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है। 21 डेज चैलेंज में सेकंड डे है, और इसके बाद भी हम 21 डेज तक हम अलग अलग जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर के आएंगे। बहुत अच्छे इश्यूज़ को लेकर के आएंगे। लगातार फॉलो करते रहेंगे गाइज, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों का जो क्लियरिटी आ जाएगी। 21 डेज़ में एक जो कि मैच्योर स्थिति पे आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। जो इसका लेवल बहुत ही डाउन है या फिर एक एवरेज स्टैंडर्ड में होगा, वो भी एक बहुत ही बेहतर स्टैंडर्ड में आप फॉलो कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं, अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं, बेहतर तरीके से सुधार ला सकते हैं। कोई भी
भी चैलेंज जो होता है एक दिन में क्लियरिटी नहीं आती है, लेकिन आप एक दिन ज़रूर भी अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही रखना चाहेंगे और नेक्स्ट डे जो कि नए सेशन पर हम बात करेंगे। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।